आई होप सो। चलिए, तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी आर टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ एवरीडे साइंस। अब एसिड्स और बेसिस आज के चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर आपके लिए यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। एसिड्स हमारे हर तरफ हैं, इनफैक्ट हमारे अंदर भी है। हम डीएनए आरएनए हमारे बेसिक कॉम्पोजिशन का पार्ट है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल, तो वो भी एक एसिड है। एसिड्स लाइक कर्ड, लेमन, विनेगर, ये हमारे डेली यूजेज के आइटम्स हैं घर के अंदर, तो वो भी एसिड है। हमारी स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो फूड को ऑब्जॉर्ब करता है, पूरा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन बहुत सारे सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर एसिडिक होता है जो हमारे इन एंड अराउंड नजर आते हैं। ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड, लाइक वी सेड डीएनए। इट कंट्रोल्स द एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज हाउ वी लुक। डीएनए के ऊपर बेस्ड है। हमारी आईज का कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, हमें क्या खाना अच्छा लगेगा, हमारा बायोलॉजिकल बिहेवियर तक डीएनए डिटरमिन करता है। प्रोटीन्स जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है वो भी अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह से फैट्स हमारी बॉडी का एक मेजर एस्पेक्ट है। हमारे ओवरऑल सिस्टम फंक्शनैलिटी के लिए फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैटी एसिड्स हैं। वी आर इंटायरली एसिड्स। अब एसिड्स के लिए जो बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर है या उसकी डेफिनेशन क्या है उस पर आते हैं। पहले कुछ एसिड्स के नाम देखिए जो कॉमन यूजेज के आते हैं। तो वो प्रीलिम्स में ना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछेंगे कि एसिटिक एसिड क्या होता है, दैट इज विनेगर। एंड स्टिंग, कुछ हमें हनी बी या एंड कुछ भी कहते हैं ना, डंक मारते हैं, तो वो जो पेन होता है वो किस वजह से, इट इज फॉर्मिक एसिड। देन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, वो खट्टे होते हैं, क्यों? बिकॉज उसमें सिट्रिक एसिड है। ऐसे ही कर्ड के अंदर खट्टापन कहाँ से आता है? लैक्टिक एसिड है। देन ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिश के अंदर और टमेटोज के अंदर मिलता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। वो इस वजह से थोड़ा खट्टापन रहता है उसके अंदर। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर अस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है। तो ये सारे जो कॉमन नेम्स हैं ये हमें चाहिए होंगे। देन टार्टारिक एसिड इज इन टैमरिंड, इमली, and grapes and unripe mangoes, they have tartaric acid. So because of that, they are all sour to taste. Okay. Now, all acids mentioned above occur in nature. Similarly, कुछ bases भी हैं। अब जैसे लाइम वाटर हम बोलते हैं, तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही विंडो क्लीनर आप यूज करते हो, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन सोप आप यूज करते हो तो उसमें हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर बेसिस इन नेचर। कारण क्या है? अब बड़ी सिंपल सी एक चीज समझनी। एसिड की एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयंस दे सकता है, हाइड्रोजन के आयंस दे सकता है। ठीक है। बेस की एबिलिटी है कि वो किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयंस दे सकता है, OH माइनस। ये बेस की कैपेबिलिटी। ठीक है। इसी वजह से जब हम एसिड या बेसिसिटी कुछ देखते हैं तो हमारे पास एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल और कुछ नहीं है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयंस हैं, उनकी कंसेंट्रेशन कितनी है, वो हमें पीएच स्केल से पता चलता है। पीएच स्केल की जो वेरिएशन है वो है 1 से 14 तक। इसमें 7 पीएच को हम न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से लेके 1 तक जो पीएच जाती है वो एसिडिटी इंक्रीज करती रहेगी उसकी। जो 7 से 14 की तरफ जाएगी उसको बेसिक बोलते हैं, उसमें बेसिसिटी इंक्रीज करती रहेगी। तो जितना पीएच कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना पीएच ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह से वर्कआउट करता है। तो दिस इज दी पीएच स्केल। जैसे ये पीएच स्केल है ऐसे ही पीओएच स्केल भी बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन चेक करेंगे और वो बेस के लिए होगा। ठीक है। ओके। Now some naturally occurring acids, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिंड टार्टरिक एसिड, टमेटोज ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, एक ही बात है।
formic acid, same thing. Nettle sting, any kind of sting, कोई भी कुछ काटता है तो जो पेन होता है वो इन्हीं की वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से. It is HCOOH. This is formic acid. Okay. Now, atmosphere of Venus, अगर अर्थ की बात छोड़ दें और अर्थ के ट्विन को देखा जाए, वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं. It is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Imagine. Now, Venus is bright and it has high albedo because it is blanketed by reflective sulfuric acid clouds. इस वजह से वो लाइट जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. बेकिंग सोडा डज नॉट टेस्ट sour as it has no acids. It is bitter in taste. Substances which are bitter in taste and feel soapy to touch are bases. अब ये ना बच्चों वाली बात है, हम हर एसिड को टेस्ट करके तो नहीं दे सकते, हर बेस को टेस्ट करके नहीं दे सकते, कुछ उनमें से हमारे लिए ट्रबलिंग भी हो सकते हैं हेल्थ के लिए. तो ये एक बेसिक बच्चों वाली डेफिनेशन जो 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी में आती है, ये वो वाली कि एसिड्स दे आर सावर टू टेस्ट एंड बेसिस दे आर बिटर टू टेस्ट. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स, सो देयरफॉर वी हैव द पीएच स्केल जिसके बारे में अभी देखा. ओके. नाउ व्हाट इज एसिड रेन? इसको लेके हर स्टेट सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस में आता ही है, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पूछ लेते हैं एसिड रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसकी एसिडिटी क्या होती है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं. सो व्हेनेवर पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तो अब उसको एसिड रेन बोलते हैं. जैसे हमने कहा कि पीएच 7 इज न्यूट्रल, तो उससे नीचे जहां पे भी होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा. तो जब भी 5.6 पे पहुंचेगी तो एसिड रेन बोल सकते हैं. क्यों एसिडिक हो जाती है? क्योंकि रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 3 मेजर पोल्यूटेंट्स होने से वो एसिडिक हो जाती है. सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल और डीजल इन डीजल व्हीकल्स. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या उसके बाकी ऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड वगैरह कहाँ से आते हैं? तो दैट कम्स फ्रॉम पेट्रोल, इंटरनल कंबशन इंजन्स. इन दोनों से होता क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ मिक्स करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3. ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिक्स करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइटनिंग के साथ स्ट्राइक करके पानी के साथ मिलके HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा. तो ये नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एसिड्स हैं. इनकी वजह से रेन भी एसिडिक हो जाएगा. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड दिस कैन डैमेज बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनीथिंग. क्योंकि एसिड जो है तो आप अगर फर्श पे भी डालते हो तो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाती है ना. दैट्स द सिचुएशन. तो दिस इज एसिड रेन. तो प्रीलिम्स में ये याद रखना है कि कौन से पोल्यूटेंट्स की वजह से एसिड रेन होता है. ठीक है. नाउ इंडिकेटर्स. हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है? तो उसमें हमारे पास एक लिटमस टेस्ट रहता है. आमतौर पे लिटमस टेस्ट आजकल फ्रेज पैराफ्रेजिंग के टाइम पे भी हम यूज कर लेते हैं कि किसी चीज की वर्थ देखनी हो तो उसका लिटमस टेस्ट किया जाता है. लाइक लिटमस टेस्ट ऑफ अ फ्रेंडशिप इज अ हार्ड टाइम. या तो कभी मुश्किल वक्त हो तो पता चल जाता है कि कोई आपका दोस्त है या नहीं है ना. तो ऐसे ही एसिड और बेसिक के लिए भी लिटमस टेस्ट है. तो यहाँ पे हमारे पास एक लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. So indicators are special types of substances which are used to test whether a substance is acidic or basic. उनको indicator बोलते हैं. Turmeric, litmus, red cabbage leaves, China rose petal. So they are some of the naturally occurring indicators. ये अपना कलर चेंज करेंगे तो उसके बेसिस पे हमें पता लग जाएगा कि वो कुछ चीज जो आप चेक कर रहे थे वो एसिडिक है या बेसिक है. So most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. A lichen is a composite organism that emerges from algae and cyanobacteria. दोनों का मिला हुआ रूप lichens बनते हैं. Living among the filaments of a fungus and is mutually beneficial or is it in a symbiotic relationship, जैसे हमने पढ़ा था कि एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं algae और cyanobacteria, दोनों इकट्ठे रहते हैं फंगस के अंदर. नाउ lichens के इस सॉल्यूशन से जो बनेगा दैट इज लिटमस सॉल्यूशन. इट हैज इन जनरल पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. जब लिचन को मिक्स करेंगे उसके अंदर, अब जब इसके अंदर आप
पर्पल या रेड ब्लू सोल्यूशन के अंदर जब भी कुछ एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो उसका कलर चेंज होगा. सो व्हेन एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू. अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? वो एक छोटे होते करते थे ना, आब्रा का डाबरा. तो ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ठीक है, ना याद होगा? तो बाकी बस इसका उल्टा है. बेस विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, रेड लिटमस टू ब्लू, आब्रा का डाबरा. ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं ना, ABR, एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. तो नॉर्मली लिटमस सोल्यूशन जो है वो पर्पलिश होता है या कई बार ब्लूइश होता है, तो वो रेड हो जाएगा जैसे ही उसको एसिड के साथ कांटेक्ट में लाओगे. बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा. एक याद रखने से दूसरा बस उसका उल्टा है, ऐसे याद रखो. ओके, so this is how the litmus strips that are available in the market they look like. And the solution which does not change color, अगर इनका कुछ कलर वेरिएशन नहीं होता है तो then it is neutral. ओके, एक और इंडिकेटर है हमारे पास, phenolphthalein. तो phenolphthalein and methyl orange are synthetic indicators. litmus हमारे पास natural indicator था. So when a solution is basic, phenolphthalein gives pink color अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है. On the other hand, if it is acidic, it remains colorless. तो इस वजह से ये बेस की टेस्टिंग के लिए तो अच्छा है, एसिड की टेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं. ठीक है, तो दैट्स द वे. तो ये सारे याद रखने. अगर एसिड होगा तो लिटमस सॉल्यूशन विल बिकम रेड. ओके, ब्लू लिटमस बिकम्स रेड. बेस होगा तो लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, दैट इज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. ऐसे ही फिनोफ्थलीन के केस में अगर देखेंगे तो इट गिव्स नो कलर एसिड के केस में, एंड इन केस ऑफ बेस इट बिकम्स पिंक इन कलर. ये आपको इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए पता होनी चाहिए. ओके, नाउ हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स? अगर मैं लेट्स से कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को लोहे पे डालूं तो क्या होगा, आयरन पे डालूं तो क्या होगा, लाइक दिस. ओके, सो द मेटल in the above reaction displaces hydrogen from the acid, and this is seen as hydrogen gas. क्या होगा जब भी आप let's see, let's look at this one. So this is acid and some metal balls are there. So यहाँ से जो गैस हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो इधर बबल्स में निकलेगी, एंड देन हाइड्रोजन गैस कहीं पे भी होगा तो वो फ्लेमेबल होता है तो बर्न करेगा तो सोल्यूशन में से बाहर निकलते हुए. तो इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है. तो जिंक ग्रैन्यूल्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करेंगे तो होगा क्या, रिएक्शन कुछ ऐसी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. ऐसे ही कोई भी मेटल ले लीजिए, लेट्स से मैग्नीशियम है, लेट्स से कैल्शियम है, तो इन सब के साथ यही रिएक्शन होने वाला है. इधर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इधर कैल्शियम सल्फेट, और ये सब हाइड्रोजन गैस एज इट इज निकलती रहेगी. ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता HCl और इधर जिंक होता तब भी सेम सिचुएशन होता. फिर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम सिचुएशन. ठीक है, फिर अगर इसकी जगह पे नाइट्रिक एसिड होता HNO3 तो क्या होता था, जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो जब भी किसी मेटल के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. बस ये वर्कआउट याद रखना. ठीक है, so the metal combines with the remaining part of the acid and forms a compound called as salt. Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal is equal to salt plus hydrogen gas. तो ये जो सारे बन रहे थे, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, ये सब हैं सॉल्ट, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, फिर how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates, that means bicarbonates, react with acid? जब भी कोई सोडियम कार्बोनेट, let's say it's a metal carbonate, reacts with hydrochloric acid, it will give water and carbon dioxide. Now
it is not hydrogen gas. Now it is water and carbon dioxide. बाइकार्बोनेट के केस में भी ऐसे ही है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो दोनों के केस में सेम सिचुएशन इज देयर. So what you have essentially is carbon dioxide and water. They come into the situation. तो ये भी आपको स्टेट सिविल सर्विसेज पे पूछ सकते हैं ऐसा कुछ. यूपीएससी में शायद ना पूछे. ठीक है, पीसीएस एचसीएस में ये चाहिए. देन प्रिपेयरिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. अब आपके कार में, घर में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या होता है? सोडा एसिड. व्हाट इज दैट? सो द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स is used in fire extinguishers which produces carbon dioxide. देखो फायर एक्सटिंग्विशर का बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है? फायर के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगा तो फायर भी नहीं होगा. तो जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम करने की कोशिश करते हैं. तो इस वजह से फायर एक्सटिंग्विशर एक जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑक्सीजन हट जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो, और उसकी वजह से फ्लेम जो है वो अपने आप बंद हो जाता है. ये जो ऊपर आपने रिएक्शन देखा वो यही है. उसमें हम बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स यूज करते हैं, किसी एसिड के साथ मिक्स करते हैं और हमारे पास पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलते हैं. उसकी वजह से आपका जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो पाता है. सेम प्रिंसिपल. So we use sodium hydrogen carbonate and we have dilute sulfuric acid and this is the bottle. जैसे ही वो दोनों मिक्स करेंगे आपस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी. तो जो आप कुछ ऊपर से बटन प्रेस करते हो दैट्स व्हाट इट डज. वो एक्चुअली उसमें मिक्सचर क्रिएट होना शुरू होता है तो फ्लेम रिटार्डेंट्स आते हैं बाहर. ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद द एसिड. अब मेटल ऑक्साइड, लेट्स से कॉपर ऑक्साइड या कुछ भी, किसी भी एसिड के साथ जब react करेगा तो you will get salt plus water. Why? Because metal oxide is a base. Anytime you have a reaction between acid and a base, what you get is salt plus water. ठीक है, तो इस तरह से उसकी रिएक्शन होगी. जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, ये क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड प्लस H2O. इस तरह से रिएक्शन होगी. ठीक है, मैं एसेंशियली इनको बैलेंस नहीं कर रहा हूं. ओके, then how do acids react with bases? It's called neutralization. ये जो ऊपर रिएक्शन भी है ना, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. जब भी ये रिएक्शन होगी इसमें हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी. हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस. दैट मींस इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड इन न्यूट्रलाइजेशन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज सॉल्ट. ये जो सॉल्ट बना है ये पहले नहीं था, तो ये कुछ नया सब्सटेंस बना है एसिड और ऑक्साइड या एसिड और बेस के मिक्सचर से. सॉल्ट्स में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. सॉल्ट कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है. दोनों मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा. ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है न्यूट्रल है, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है. टेबल सॉल्ट जो आप यूज करते हो सेम ही. ओके, now reaction with non-metal oxides with base. Non-metallic oxides जैसे कि calcium hydroxide, which is a base, if it reacts with carbon dioxide, it will produce salt in water. So similar to the reaction between acid and base only. जब भी acid और base आपस में act करेंगे, it will create salt and water. तो ये याद रखना आपने बस, खास फर्क नहीं है, सेम ही रिएक्शन. ठीक है, ऊपर एक नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ ही आपने रिएक्ट किया था. कैल्शियम ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड. देन यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब ये जो ऊपर पढ़ा कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब इनका यूजेज क्या है? एक यूजेज तो मैं बताता हूं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. पीटी कॉटन पढ़ रखा है आपने. पीटी कॉटन के अंदर हमने पढ़ा था कि बैसिलस थुरिंजेसिस से हम एक पर्टिकुलर जो स्ट्रेन एंटर किया है कॉटन के अंदर, बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया से, that strain is able to produce a toxin that is called Cry1AC. The nature of this toxin is that it is acidic in nature. अब जो बॉल वर्म कॉटन के ऊपर आता है और उसको खराब करता है, उस बॉल वर्म का जो गट फ्लोरा है, जो उसका पेट है, उसके अंदर बेसिक एनवायरनमेंट होता है.
तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेसिकली उसका स्टमक डिसॉल्व हो जाएगा इस एसिड के अंदर और वो मर जाएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि हमारा जो गट फ्लोरा है वो एसिडिक है। हमारे गट फ्लोरा में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें तो इससे खट्टे डकार भी नहीं आने वाले। फॉर अस इट इज एज गुड एज लेमनेड, नो प्रॉब्लम। सो लेकिन बॉलवॉर्म के लिए ये ट्रबलिंग है। सो दैट इज वन। indigestion. So our stomach contains HCl and it helps in digesting food, but too much acid in the stomach causes indigestion. So to relieve indigestion, we use antacids such as milk of magnesia. जो आप वो पिंक से कलर की डाइजेस्टिव कुछ लेते हो ना, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर एंटासिड कुछ भी खा रहे हो तो, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेसिव एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करेगा क्या? MgOH twice plus HCl. What will it do? It will create MgCl2 plus H2O. मैग्नीशियम क्लोराइड आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाएगा एंड बाकी पानी रह जाएगा पीछे। तो जो एसिड स्टमक के अंदर ज्यादा हो जाता है, एक्सेस एसिड होता है जो, उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है। इट इज एबल टू रिमूव 2 HCl. ओके, देन एंड स्टिंग। कभी कभी मधुमक्खी काट जाए या कुछ हो जाए तो उनको ट्रीट करने के लिए what we can do is immediately we can apply some baking soda or we can put calamine solution. उससे क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड जो है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो खत्म हो जाता है, तो स्टिंग का इफेक्ट चला जाता है। तो कड़ा निकाल के मलने मत लग जाओ, उससे कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, अनलेस अनटिल उसका स्टिंग अंदर रह गया, उस प्रोसेस में हेल्पफुल है। यू शुड इमीडिएटली पुट अप सम बेकिंग सोडा और सम कैलामाइन सॉल्यूशन देयर। Baking soda is a very helpful thing in that. Then soil treatment. Sometimes, if we use excessive fertilizers, the soil can become acidic. Now, in such situations, जो plant growth है, plant growth acidic environment के अंदर retard होती है। Normally, हमें plant growth को promote करने के लिए एक basic environment थोड़ा सा चाहिए होता है। So plants do not grow well in the soil, which is either too acidic or too basic. The pH range of 5.5 to 7 is highly suitable for plant growth. पहले तो ये प्रॉब्लम्स के लिए याद रखना है। माइनर एसिडिक एनवायरनमेंट ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक नहीं चलेगा। When the soil is too acidic, it is treated with a base like quicklime or silicated lime. इन दोनों में से कुछ भी ऐड करके हम उसका एसिडिटी कम कर सकते हैं। If it is too basic, what we can do? Then organic matter is added to it. तो जैसे कोई भी रे डाल देते हैं हम, जैसे खेतों में बोलते हैं ना, वो डाल के फिर उसका एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, सो इन वन ऑफ द टू वेज वी हैव टू मैनेज। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है कि विच इज द आइडियल मोस्ट सूटेबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ दैट इज स्लाइटली एसिडिक, 5.5 to 7। ये याद रखना सर। हाँ जी सर, एसिड रेन का कोई इफेक्ट होता है सोल पे? हाँ बिल्कुल, एसिडिटी बढ़ जाएगी सर मैं उसको कंट्रोल करने में फिर कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें ये डालना पड़ेगा, क्विकलाइम या सिलिकेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। उसको डालेंगे वो बैलेंस हो जाएगा। कुछ हद तक सॉइल अपने आप को खुद बैलेंस कर सकती है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर सकती। जैसे हमारे ब्लड में भी एक बैलेंसिंग या बफर कैपेबिलिटी है, वो दोबारा से अपनी पीएच को ठीक कर सकता है क्योंकि क्लीनिंग सिस्टम्स भी हैं बॉडी के अंदर। ऐसे ही सॉइल के अंदर भी क्लीनिंग सिस्टम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो कंपैरेटिवली कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर सकते। इस वजह से फिर हमें ये एजेंट्स डालने पड़ेंगे बाहर से, क्विकलाइम या सिलिकेट लाइम। ओके, then what do all acids and all bases have in common? So glucose and alcohol solutions do not conduct electricity, but the bulb will start glowing in case of acids. Basically, what do they have common? They all make ions. Okay. So since cation is present in the acid, that is H plus, this suggests that acid produces hydrogen ions, that is H plus ions in the solution, which are responsible for their acidic properties. तो एसिड्स और बेसिस में एक कॉमनैलिटी क्या है? दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So even an acid or a base, both are able to conduct electricity. Okay.
और कंडक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, तो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं, इट्स लाइक दिस. So hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. जैसे HCl plus water is equal to hydronium ion, इसको बोलते हैं hydronium ion, H3O plus, ठीक है, plus chloride ion. Okay. Then hydrogen ion cannot exist alone. जब भी हाइड्रोजन आयन बनेगा तो साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयन इस तरह से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, but they exist after combining with water molecules. Thus hydrogen ion may always be shown as H plus aqueous or H3O plus. तो हाइड्रोजन आयन ऐसे अपने आप में नहीं एग्जिस्ट करेगा अकेला, वो पानी के साथ एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन कहने का मतलब है पानी के साथ एग्जिस्ट करेगा, तो देन इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग एज H3O plus. तो एक तरफ हो जाता है OH माइनस और एक तरफ हो जाता है H3O plus, इस तरह से एग्जिस्टेंस होती है. ओके, सो let's say sodium hydroxide is there. Once you dissolve it in water, you get Na plus OH minus. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन पानी के अंदर देता है. सो ऑल काइंड ऑफ बेसिस दे जनरेट हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर. हमने पहले देख ली, तो प्रीलिम्स में याद रखना. एसिड जनरेट H plus आयन, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्सिल आयन. ओके, सो बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर कॉल्ड एल्कलीज. अगर कोई भी बेस पानी के अंदर सॉल्युबल हो तो एल्कली बोलते हैं उसको. Alkalis are soapy to touch, bitter and corrosive in nature. So now, as we have identified, all acids generate H plus aqueous and all bases generate OH minus aqueous. We can see the neutralization. So basically, H plus OH minus will give H2O. और इसके साथ कुछ भी XYZ यहाँ पे होगा, वो अलग से एक सॉल्ट बना देगा. So acid plus base becomes salt plus water. ये रिएक्शन यहाँ से आई. एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हमने पहले देखा. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको कहीं पे भी आप डालिए, किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करेगा. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस? तो उनकी स्ट्रेंथ पीएच स्केल से पता चलती है, हमने पहले देख लिया. पीएच स्केल जो है, दैट इज एसेंशियली इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर. ओके, सो इट वेरीज फ्रॉम 0 दैट इज वेरी एसिडिक टू 14. आमतौर पे 0 हम कंसिडर नहीं करते, 1 कंसिडर करते हैं. 7 is neutral, and it is all about hydronium ion concentration or H plus ion concentration in the solution. If it is 7, it is neutral. 7 to 14 represents the increase of hydroxyl ion concentration. That means the strength of alkali or base, and your 7 to 0 represents the acidity. तो ये एक नॉर्मल pH स्केल है. ये लिटमस सॉल्यूशन किस तरह से वेरी करेगा, कलर कैसे चेंज होगा, ये कलर कोडिंग उसके हिसाब से दी गई है. ठीक है, तो जैसे जैसे एक लिटमस सॉल्यूशन हम लेते हैं, इट विल गो टुवर्ड्स ब्लूइश एज इट इज मोर बेसिक, गो टुवर्ड्स रेड इफ इट इज मोर एसिडिक. ओके, अब हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं हमारे पेट के अंदर, उनकी पीएच HCl की 1.2 तक चली जाती है. Lemon juices 2.2, highly acidic. Okay. Now importance of pH in everyday life. ये prelims में पूछते हैं. So our body works at a pH range of 7 to 7.2. So inside we are slightly basic. Okay. The entire body. I'm not talking only of the stomach. Stomach के अंदर acid है क्योंकि उसको food digest करना है, उसको break down करना food को. लेकिन in general we are basic. Okay. God has created us in such a way. Body के अंदर दो जगह पे एसिडिटी अच्छी खासी चाहिए, वो है आपका स्टमक और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम. स्टमक के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एसिडिटी स्ट्रांग चाहिए. अगर एसिडिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, फूड ठीक से ब्रेक डाउन नहीं होगा. और अनब्रोकन डाउन फूड अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगा और वहां जाके कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा. इनडाइजेशन तो नॉर्मल चीज है. ठीक है, फिर इसी तरह से अब स्टमक में एसिड जरूरी है, दैट इज क्लियर वेरी मच. इसी तरह से आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी एसिडिटी जरूरी है. क्यों?
क्योंकि जहां जहां एसिडिटी होगी वहां बैक्टीरिया किल किए जाएंगे ऑटोमेटिकली बॉडी में। तो हमारा यूरिन और पूरे का पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट एसिडिक होता है, ठीक है। तो वहां पे भी एसिडिटी हाई होगी तो आपके बैक्टीरिया जो हैं वो अपने आप मरते रहेंगे, नहीं तो फिर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर, टू मेजर थिंग्स इन द बॉडी विच विल रिमेन एसिडिक, विच हैव टू रिमेन एसिडिक। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है अल्कलाइन वाटर पियो। तो तुम कर क्या रहे हो एक्चुअली? तुम्हारा स्टमक पीएच होना चाहिए था 1.2, फिर जाके तुम्हारा फूड डिसॉल्व होना था। तुमने क्या किया? तुमने देखा कि अनुष्का और विराट कोहली अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, तो हम भी अल्कलाइन वाटर पियेंगे। अभी क्या होगा अल्कलाइन वाटर पीने से? ये पीएच बढ़ जाएगा। लेट्स से आपने 9 पीएच का पानी पिया, बैलेंस आउट करके ये चला गया 7, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, आपकी एसिडिटी तो कम हो गई, लेकिन अब जब आप कुछ खाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब तक तो आप खाना नहीं खा रहे हो, दिस इज फाइन। मोमेंट यू ईट, यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ एसिड। सो अगर आप अल्कलाइन वाटर कंज्यूम कर रहे हो, इन केस यू आर कंज्यूमिंग, you should not consume it at least 1 hour before food and at least 2 hours after food. Not 1 hour, 2 hours. इतना गैप चाहिए फिर तो पी लो, कोई बात नहीं अल्कलाइन वाटर। लेकिन अगर तुमने इससे पहले या इससे बाद में ये करने की कोशिश की तो गड़बड़ है। और जब तुमने 7 पे न्यूट्रल कर भी दिया, तब भी बॉडी को तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी एसिड सेक्रीट करने के लिए। वो बेचारा उसी में लगा रहेगा क्योंकि स्टमक में एसिड चाहिए था भाई, उसका बेसिक नेचर है। इसलिए पानी हमेशा पीएच न्यूट्रल पीना चाहिए, कि मिक्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आजकल ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बताऊं? ये देख, कैंगन वाटर, सुना है इसके बारे में? दिस, तो देयर इज अ मशीन, करीब 3 लाख रुपए की मशीन आती है। वो बोलते हैं तुम बेसिक वाटर पियो, अल्कलाइन वाटर पियो, इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड व्हाट नॉट, ठीक है। एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग दिस, definitely there are going to be some troubles if you're not consuming it right. This was developed to to be used as a hospital instrument in Japan. डॉक्टर किसी तरीके से प्रिस्क्राइब करके दे रहे, बात अलग है। तुम घर पे लगा के अल्कलाइन वाटर पी रहे हो, बात अलग है। ओके, एनीहाउ, सो मूविंग ऑन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। हमारा ना बॉडी थोड़ा पीएच चेंज बर्दाश्त कर सकती है, जैसे 7 to 7.8 में हम रह सकते हैं। अगर हमें एसिड में या बेस में इमर्स कर दोगे, स्किन दोनों तरफ से गड़बड़ में जाएगी। कई बार बहुत हार्श सोप आप लगा लेते हो जल्दी सी क्वालिटी की लेके, तो क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है ना, क्योंकि ऑयल्स रिमूव हो गए पूरे के पूरे जो स्किन के ऊपर नेचुरली होने चाहिए थे, एंड नाउ इट इज लीडिंग टू ड्राइनेस। सिमिलरली आप एसिड रब करके देखो जरा, स्किन बर्न हो जाएगी। When the pH of rainwater is less than 5.6, we call it acid rain, and this creates a lot of trouble for plants, human beings, everybody who is exposed to it. So it flows into river water, lowers the pH of the river water, and the aquatic life will not survive. It will just die out. Okay. Now, pH in our digestive system. Look carefully. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid, helps in digestion of food without harming the stomach. And during indigestion, stomach produces too much acid, and this causes pain and irritation. क्योंकि कुछ फूड हम ऐसा खा लेते हैं जिसको गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। कई बार आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जैसे नूडल्स, मैगी नूडल्स, अब वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं उसको स्टमक में डिसॉल्व होने के लिए। उस चक्कर में स्टमक ओवर वर्क करता है और ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करता है ताकि उसको डिसॉल्व कर पाए हम। 3 घंटे तक वो स्टमक में पड़ा रहता है। अदरवाइज नॉर्मल फूड शुड ब्रेक डाउन विद इन 45 मिनट्स, इट शुड हैपन, बट इट क्रिएट्स ट्रबल व्हेन यू ईट समथिंग लाइक दिस। तो फिर आपको पेन और इरिटेशन होती है। Now, due to get rid of this, you have antacids, so that is milk of magnesia or magnesium hydroxide. This is what you can consume immediately. It will give you relief. The reason is जो extra acid था dissolve हो गया, खत्म। But अब अगर वो स्टमक ने naturally acid create किया था तो उसका पर्पस होना चाहिए क्रिएट करने का।
अगर तो अननेसेसरली खट्टे डकार आ रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, कुछ खाया भी नहीं बेकार, फिर तो ठीक है, तुम ये ले सकते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा खाया था जिसको पचाने में स्टमक को प्रॉब्लम हो रही है और तुम ऊपर से, स्टमक ने तो पचाने के लिए HCl डाला था, तुम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सो बेटर है कभी कभी अगर तुमने मैगी खाई है तो फिर थोड़ी एसिडिटी झेल लो, एकदम से एंटासिड पे मत जाओ, है ना। It's like you are eating sugar and brushing your teeth simultaneously. Don't do that. So, tooth decay. Coming to tooth decay, it starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. हमारी जो ये डेंटल लेयर है, tooth enamel, it is made up of calcium phosphate. It is the hardest substance in the body. Bones भी यहीं से बनती हैं calcium phosphate से. But it does not dissolve in water, but gets corroded with acid. 5.5 pH से ऊपर अगर कुछ एसिड होगा तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व हो जाएगा। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। आपने कुछ खाया और गार्गल्स नहीं किए या जो भी माउथ वॉश नहीं किया, तो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स टीथ में इधर उधर फंसे रह जाते हैं, उनसे बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन करके शुगर्स को एसिड बनाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग थोड़ा सा कुछ मीठा खा लें, उनके दांत में दर्द शुरू हो जाता है, मीठा खाते समय ही शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको शुगर आपने दिया, दे बिकम सुपर एक्टिव, एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड, नाउ दैट डेंटल थ्रेड इज गॉन एंड नर्व्स बिकम सेंसिटिव। The best way is to clean your mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic for cleaning teeth, can neutralize their excess acid and prevent tooth decay. So to maintain healthy teeth, at least twice a day brush करना है, और जब भी कुछ खाओ तो cleaning of the mouth is essential. Self-defense. Now, honeybee, it stings you and leaves pain. It's a method of self-defense for honeybee. It's not, it's basic survival. Okay. Now, use of a mild base like baking soda can give you relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic or formic acid causing burning pain. So either ways, ये जब भी ऐसा कुछ हो bees के काटने में, so this is another way to deal with it. Nature provides neutralization option. So formic acid है, formic acid को deal करने के लिए आप कोई भी traditional remedy ले सकते हैं. For example, rubbing the area with the leaf of a dock plant. Dock plant के leaf में भी base है, तो acid को neutralize करेगा. More about salts. So potassium sulfate, sodium sulfate, various kind of sulfates, similarly chlorides, nitrates, etc. are examples of salt. Salts having some positive and negative radicals are said to belong to a family. For example, sodium chloride, sodium sulfate, etc. Sodium salts. ऐसे sodium chloride, potassium chloride और chloride salts, तो ऐसे इनकी एक family बन जाता है. pH of salt. So salts of a strong acid and a strong base are neutral. pH होती है उनकी 7. क्यों? क्योंकि acid and base they neutralize each other. Strong acid plus weak base. अब क्या होगा? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो सॉल्ट बनेगा दैट इज एसिडिक, ऐसे याद रखना। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो होगा बेसिक इन नेचर। तो ये भी प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आपको बन सकता है स्टेट सिविल सर्विसेज में। कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड. ओके, so it is obtained from raw material which we use in our daily life. Now, sodium hydroxide, ये क्या होता है? तो इसको ब्राइन बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पानी के अंदर सोल्यूशन को, इट्स कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन. तो ये प्रीलिम्स में बस इतना ही याद रखना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड जब भी ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. तो आजकल हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एक बढ़िया तरीका है, इसलिए याद रखना. तो नमक को पानी में डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस.
दोनों हमारे पास सारे के सारे जो भी चीजें आ रही हैं सब यूजफुल है। नमक बथेरा है हमारे पास, पानी भी बथेरा, तो इलेक्ट्रोलिसिस से ये प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, all the three products are useful. So you can make hydrogen gas at the cathode, which can be used as fuel, okay, and can be converted into fertilizers with treatment with nitrogen. It can create ammonia. At anode, you can have chlorine. So chlorine is used for water treatment of swimming pools, chlorofluorocarbons, polyvinyl chloride, सब जगह क्लोरीन गैस चाहिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, प्रोडक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, सब जगह पे यूज हो सकता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस ये दोनों ब्लीचिंग एजेंट्स भी हैं। किसी भी चीज को सफेद रंग करना है तो, है ना, कुछ कलर उसका गड़बड़ सा हो गया, उसको ब्लीच करना है, जैसे पेपर को व्हाइटिश करते हैं तो ब्लीच कितना यूज होता है। ऐसे ही HCl एसिड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, विच कैन बी यूज टू क्लीन स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, ये सब यहाँ से बन सकते हैं। तो दे आर वेरी यूजफुल इंटायर प्रोडक्ट चेन। तो ये रिएक्शन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, नमक को पानी में मिक्स किया, फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, तो आपको एनोड के ऊपर क्लोरीन मिला, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिला। आजकल हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की वजह से ये वाली रिएक्शंस याद रखनी बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में भी बहुत जरूरी। देन ब्लीचिंग पाउडर, सो इट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपो कुछ भी बोलते हैं ना, तो मतलब ये है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, ठीक है, या ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, ऐसा बोलते हैं। बाइकार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट जब वर्ड यूज होता है, इट्स कॉल्ड HCO3। हाइपो होगा तो O, सो CaOCl2, लाइक दिस। अब इसका क्या फायदा है? इट इज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। So bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry silicate lime. तो प्रीलिम्स में बस इतना सा याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2. So this is used for bleaching cotton and linen in textile products, for bleaching wood pulp, जैसे पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, for disinfecting water to make it germ free, used as an oxidizing agent. So that's the job of bleaching powder, कुछ भी सफेद करने के लिए। ऐसी बेकिंग सोडा, ये कॉमन सॉल्ट्स हैं तो इनको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। तो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है बेकिंग सोडा का? इट कैन हेल्प इन फास्टर कुकिंग। कई बार राजमा गलने मुश्किल होते हैं ना, हार्ड होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, जल्दी बन जाएगी सब्जी आपकी। ठीक है, so it produces sodium chloride as one of the raw materials and it is mild non-corrosive base. And sodium bicarbonate और किस चीजों के लिए यूज होता है बेकिंग सोडा? So baking soda or baking powder is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. इन दोनों में ऐड कर देते हैं। So when baking powder is heated and mixed with water, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कोई भी चीज जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है ना, तो हम बोलते हैं उसको प्रोसेस को एफरवेसेंस। एफरवेसेंस, एफरवेसेंस बेसिकली मीन्स रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उससे वो राइज करता है। केक में जैसे आप बेकिंग पाउडर डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर को उठेगी और उस वजह से केक भी राइज करेगा। ठीक है, इट कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सो दैट्स द पर्पस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in baking powder. Moreover, sodium bicarbonate is also used as an ingredient in antacids. So being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. कई बार ब्रेड खा के कहते हैं थोड़ा पेट खराब है, ब्रेड खा लो। ब्रेड क्या करेगा? धीरे धीरे एसिड को रिलैक्स कर देगा, स्टमक भी रिलैक्स हो जाएगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आपने पहले ही देख लिया। देन वॉशिंग सोडा, ये क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। ये फॉर्मूलाज याद रखने, कई बार सीधा पूछेंगे, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो बेसिकली इट इज लाइक अ डिटर्जेंट। ओके, आप वॉशिंग मशीन क्लीन करते हो ना कई बार, तो उसमें सीधा वॉशिंग सोडा डलता है और कुछ नहीं होता। So sodium carbonate and hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes. So for example, sodium carbonate or washing soda is used in glass, soap and paper industry. It is used to make sodium compounds such as borax. Then for domestic purposes also, for removing permanent hardness of water.
हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर किस वजह से होता है? मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सॉल्ट्स की वजह से हार्ड वाटर होता है। तो ये रिमूव करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करके इनको खत्म कर देता है, सेटल डाउन कर देता है, सॉफ्ट वाटर बनाता है। देन आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? So for example, copper sulfate crystals which seem dry contain waters of crystallization. तो जरूरी नहीं है कि सॉल्ट जो दिखने में ड्राई हो वो एक्चुअल में भी उसमें पानी ना हो, क्रिस्टलाइज कर जाता है पानी कई बार, जैसे कॉपर सल्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी होता है, उसके क्रिस्टल्स के अंदर ही वाटर मिलेगा। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कहते हैं ना, घर पे पीओपी कराना। सो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, बाय द वे 298 Kelvin is basically equal to 25 degree Celsius. 273 Kelvin is therefore 0 degree Celsius. Kelvin scale का ये सिस्टम है। अब 373 Kelvin basically means 100 degree Celsius. Okay. Now, so it will lose all water molecules and become calcium sulfate hemihydrate. मतलब पानी उड़ जाएगा उसमें से। And this is called POP, plaster of Paris. तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है हीट करने के बाद, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का अंदर केमिकल नेचर क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट। ओके, नाउ द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर्स यूज फॉर प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन, मोरओवर जब भी आप इसमें पानी डालोगे तो इट विल बिकम अ हार्ड सॉलिड मास। यू सीन प्लास्टर किसी के लगा देखा होगा या घरों में पीओपी करते हैं तो भी देखा होगा। सो दिस इज इट रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो इसकी एक रिवीजन हमारी अच्छी सी, कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्रीलिम्स के एंगल से। सो डू गो थ्रू दिस प्रॉपरली एंड थॉरली। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई एंड गिव इट अ गो, एक बार इनको करके देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो वो डेफिनेटली पूछे। ठीक है, तो दैट्स दैट फॉर टुडे। वन बाय वन करके इसको खत्म करेंगे, एक एक चैप्टर, तो वो आपके लिए भी ईजी रहेगा पढ़ना। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछिए।